कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि भाई हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो कैसे मेजर करेंगे प्यारे बच्चों कंडक्टेंस को। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंडक्टेंस के और चीज़ों के फॉर्मूले आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो कंडक्टेंस मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कंडक्टेंस के लिए सिंबल क्या होता है। तो हम लोग बहुत ही सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इक्वेशन इज ओम्स लॉ, ठीक है। और आप लोगों को पता है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ आप लोगों को पता है दैट पोटेंशियल एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, वेयर IR इज अ कांस्टेंट और R को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे और एक एरिया पे, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप जितनी भी थिक या मोटी तार लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम रहेगा, जितनी लंबी तार लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंटू L/A। यहाँ पे हमारे पास रो एक कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं अभी रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। R हमारे पास क्या होता है, R हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, ओके। और ये जो हमारे पास है V पोटेंशियल है और I करंट है। तो अब हम आते हैं हमारे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं भाई, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस जो है उसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। G क्या होता है, G होता है कंडक्टेंस, ठीक है। अब कंडक्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होती है भाई, कंडक्टेंस होती है प्यारे बच्चों इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होती है, कंडक्टेंस हमारे पास होती है रेजिस्टेंस का उल्टा, ओके। अगर रेजिस्टेंस का उल्टा होती है तो मैं यहाँ से इसे लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू IR होता है, R इज इक्वल टू V/I होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो I/V आ जाएगा। बाकी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी को हम K से या फिर काप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं काप्पा, ठीक है। काप्पा जो है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी हमारे पास होती है प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी का उल्टा, और रेजिस्टिविटी हमारे पास है रो। अगर मैं इस यहां से रो निकालता हूं तो रो की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, ठीक है भाई। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। अब अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ 1/रो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/R इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। अब 1/R क्या होता है, 1/R होता है कंडक्टेंस। तो 1/रो किसके बराबर आ गया, G के बराबर। और जो ये लेंथ अपॉन एरिया है ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है भाई। क्या होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है। इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, G स्टार से। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करूं तो कापा हमारे पास या फिर कंडक्टिविटी हमारे पास G इंटू G स्टार आ जाएगा। अच्छा, कंडक्टिविटी को है ना हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते थे पहले, और रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे। सो दिस इज अबाउट कंडक्टिविटी व्हिच इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू G स्टार। या फिर आप सिंपली इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो कंडक्टिविटी इज आल्सो इक्वल टू कंडक्टेंट इज 1/R इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है भाई। और लेंथ अपॉन एरिया क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट आर द टर्म्स दैट वी हैव टू यूज। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। सो दिस इज अबाउट कंडक्टेंस।
नाउ जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी वो रहेंगे कंडक्टर्स, जो कंडक्टिविटी रहेगी वो रहेगी आयनिक सॉल्यूशन की। और आयनिक सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, या फिर कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है जो जिस टाइम हम उसे सॉल्वेंट में डालते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आयंस देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फुली डिसोसिएट नहीं होते, बहुत कम आयंस देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द क्वेश्चन कम कि जो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में वो कंडक्टर किसके बने होते हैं? अभी वो कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेटेलिक कंडक्टर्स की, तो मेटेलिक कंडक्टर्स और हम जो कंडक्टर यूज करने वाले हैं वो कौन से हैं? अभी वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इसमें मेटेलिक कंडक्टर में और अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस होना चाहिए? मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास एक वायर होता है और वो वायर जो है वो सीधा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, पानी जो कि बहुत ही प्यूरिफाइड वाटर है या फिर डी आयनाइज्ड वाटर है जिसके अंदर कोई आयंस नहीं है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर उसी पानी के अंदर मैं सोल्ट डाल दूं तो सोल्ट डालने से आयंस बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड डालने से आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। एसिड डाल दूं तब भी वो क्या करेगा? वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक। तो मेटेलिक कंडक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में। मेटेलिक कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज कैर्नेल होता है और क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हमारे पास क्या होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब मेटेलिक कंडक्टर जो है उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि नेचर क्या लिया है, हमने कौन सा मटेरियल लिया है। अभी गोल्ड बहुत अच्छे एक्सटेंट तक कंडक्ट करता है, प्लैटिनम हमारे पास गोल्ड बहुत अच्छे एक्सटेंट तक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं, कुछ मेटेलिक कंडक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत कम कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। हम जो घरों में यूज करते हैं वो कॉपर और सिल्वर यूज करते हैं अभी। तो और इलेक्ट्रोलाइट में भी नेचर पे तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा नेचर लिया है। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास फुली डिसोसिएट हो जाता है, और लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास डिसोसिएट नहीं होता। जो फुली डिसोसिएट हो जाता है वो क्या देता है? ज्यादा आयंस देता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट फुली डिसोसिएट नहीं होता तो कम आयंस देता है। जो ज्यादा आयंस देता है हमारे पास वो आसानी से कंडक्ट करता है और ये मुश्किल से। जो इसमें हमें मेन पॉइंट पढ़ना है वो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? किसके ऊपर? मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के ऊपर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में ये पढ़ा भी था कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं मेटेलिक कंडक्टर्स में तो क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? जो हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज कैर्नेल है, ठीक है, ये कैर्नेल वाइब्रेट करने लग जाएगा अभी, और ये वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएगा। और इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयंस है वो हिंडर हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस वो क्या हो जाएगी? हिंडर या फिर रुक जाएगी। अगर वो रुक जाएगी तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कप्पा डिक्रीज हो जाता है मेटेलिक कंडक्टर के केस में। ओके, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं भी हमारे पास सॉल्यूशन था पहले, पूरा डिसोसिएट हुआ नहीं था, आपने उसको हीट दे दी, हीट देने से वो पूरा डिसोसिएट हो गया। पूरा डिसोसिएट हो गया तो आयंस जो पहले थे वो कम थे, अब आयंस ज्यादा हो गए क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा हो गया। अगर आयंस ज्यादा हो गए तो जो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें जो मेजर पढ़ना है वो टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर जो है मेटेलिक कंडक्टर के केस में अगर हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस जो है Z या फिर कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आयंस का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ठीक है, अभी मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से पॉजिटिवली चार्ज कैनेल ज्यादा वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन से, जो हिंडर करता है मोशन को पार्टिकल्स की। इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन कम कि अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर लूं तो मेटेलिक कंडक्टर को तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं भी, उसका रेजिस्टेंस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेटेलिक कंडक्टर के केस में। लेकिन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, कोई सॉल्यूशन है, तो उसको मैं मेटेलिक कंडक्टर में कैसे कन्वर्ट करूं? उसको कैसे हम लोग मेटेलिक कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कंडक्टिविटी। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो उसकी कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम एक सेल यूज करते हैं, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं? अभी कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। ठीक है, अब कंडक्टिविटी सेल क्या होती है पहले बच्चों? कंडक्टिविटी सेल क्या करती है? कंडक्टिविटी सेल हमें एक मतलब पर्टिकुलर सेल या फिर एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो तो कंडक्टिविटी सेल क्या होती है? कंडक्टिविटी सेल हमारे पास एक ऐसा वेसल, एक ऐसा बर्तन होता है भाई, ऐसी ट्यूब सी होती है। इस ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिससे हम सॉल्यूशन डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड फिट कर रही होती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड किस चीज की होती है? अभी ये इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने प्लेटिनम ब्लैक डिपॉजिट करा हुआ है। प्लेटिनम ब्लैक हम डिपॉजिट करते हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे। ओके, या फिर आप इसे प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। ये भी सेम चीज है। अभी ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, यहाँ से हम जो सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा उस सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल सकते हैं, और वो सॉल्यूशन मान लिया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे मेरे पास KCl सॉल्यूशन है। ओके, और मैंने फिर इनको वायर से अटैच कर दिया ताकि मैं इसको एक व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा सकूं। अब हमें मान ली इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अभी रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या यूज करते हैं अभी? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब पहले बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एक ब्रिज होता है जिसमें हम डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। एक्चुअली 4 रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। उन चारों रेजिस्टेंस को हम लोग लगाते हैं अभी सीरीज में, और उससे हम लोग एक फॉर्मूला से जो अननोन रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है, अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करेंगे भी कंडक्टेंस को या फिर कंडक्टिविटी को, उसकी बात चल रही है। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसको एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट कैसे हो सकती है। नाउ अगर मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास है एक कंडक्टिविटी सेल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अभी कंडक्टिविटी सेल को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, और ये रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं एक बैटरी से। ठीक है, और जिस टाइम मैं सर्किट में से कोई करंट पास नहीं कर रहा हूं, उस टाइम जिस टाइम मैंने सर्किट में से करंट पास करना शुरू हुआ और करंट की वैल्यू आफ्टर सम टाइम क्या होगी? 0 होगी। उस टाइम हम लोग यूज करते हैं एक फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज व्हाट? R2 R4 इज इक्वल टू R1 R3। हमें वैल्यू निकालनी है R2 की, तो R2 हमारे पास क्या रहेगा? R1 R3 by R4. So in this way we can calculate the resistance. तो ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी
हमें निकालनी है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम डायरेक्ट अटैच करके नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो हमने बनाया एक कंडक्टिविटी सेल जिसके अंदर हम लोगों ने अपना सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन डालने के बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए? फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? कापा किसके बराबर होता है भाई? कापा होता है G इंटू जी स्टार। जी स्टार हमारे पास है सेल कांस्टेंट, और ये जो कंडक्टिविटी सेल हमने बनाई है इसका कांस्टेंट हम लोग इसके अंदर KCl सॉल्यूशन डाल के, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हमें नोन होती है तो कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस अगर हम कर देंगे तो यहां से हम लोग सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट की वैसे वैल्यू हमारे पास गिवन होती है बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट। हमें निकालनी है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या रहेगी? रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट करा मल्टीप्लाई बाय जी स्टार। तो ऐसे में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट कर सकता हूं भाई? कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकता हूं। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी हमें निकालनी है हम लोग उस सॉल्यूशन को इसके अंदर पुट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, फिर उसके बाद उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे और यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करके सेल कांस्टेंट की वैल्यू जी स्टार, सेल कांस्टेंट होता है, जी कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाला ही है। तो ऐसे हम लोग कोई भी कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? सो दिस इज अबाउट कंडक्टिविटी मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल कंडक्टिविटी मेजरमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, जो हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो कंडक्टेंस हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू कंसंट्रेशन की नहीं बताता। मान लिया कि मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया है तो कंसंट्रेशन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को रिप्लेस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी से। किससे रिप्लेस करते हैं भाई? मोलर कंडक्टिविटी से। अब मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहली चीज। और मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास होती है भाई कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय व्हाट? कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, अगर मैं कंडक्टिविटी को मोलैरिटी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगी? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअल में कंडक्टिविटी होती है जिस टाइम हमारे पास मोलैरिटी क्या हो? 1 मोल पर लीटर। अगर मोलैरिटी को मैं 1 मोल पर लीटर कर दूं तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। अच्छा, हम लोगों ने ना यूनिट्स की बात नहीं करी। ठीक है, आपको याद हो तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं अभी? रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। ठीक है, यूनिट्स की मैं बात कर लेता हूं। कंडक्टेंस जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है तो उसके यूनिट क्या होने चाहिए? ओम इनवर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ओम इनवर्स या फिर साइमन। हमारे पास क्या होते हैं? कंडक्टेंस के यूनिट ओम इनवर्स या फिर साइमन होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कापा से। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी कापा जो है उसके यूनिट्स क्या रहेंगे भाई? उसके यूनिट्स हमारे पास कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, और कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ को मीटर मानता हूं और एरिया को मीटर स्क्वायर हो जाएगा अभी, तो हमारे पास कंडक्टिविटी के यूनिट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? कंडक्टेंस के क्या होते हैं? ओम इनवर्स। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे अभी? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर इसके यूनिट्स क्या होते हैं? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बात हुई